अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है 10th क्लास का, उसमें हम चैप्टर 9 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। लास्ट टाइम जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था तो हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी। हमारे पास सपोज करें हमारे पास रिएक्टेंट है ए और बी, वो जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट सी और डी। तो हमने इस यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाया था के सी। वो क्या था? सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन ओवर ए की कंसंट्रेशन और फिर बी की कंसंट्रेशन। तो ये तो हमने के सी निकाला था इस क्वेश्चन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन में। अगर हम इसको लिखें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारा ए और बी रिएक्टेंट है दोनों, और ये हमारा सी और डी दोनों क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा नीचे होती है। तो हम इस तरह के सी को इस तरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ से के सी की डेफिनेशन हमने बनानी है। तो के सी की डेफिनेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। के हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये असल में के सी जो होता है हमारा असल में प्रोडक्ट होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बस हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ये सी भी हमारे पास प्रोडक्ट है, डी भी हमारे पास प्रोडक्ट है। इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है इन दोनों की, उनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट लें, ठीक है ना? मल्टीप्लाई का मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट लेना। सी और डी दोनों जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन का अगर हम प्रोडक्ट लें, मगर दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके साथ रेशो हम लें रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसका प्रोडक्ट लें हम, और हमारे पास जो नीचे रिएक्टेंट होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन लें और उनकी मोलर कंसंट्रेशन लेकर उनका प्रोडक्ट लें। तो ये जो रेशो हमारे पास बनेगी इसको हमने कहते हैं के सी। अगर हमारे पास यहाँ अगर हमारे पास यहाँ कोई कोफिशिएंट होता, मतलब हमारे पास अगर ए रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट ए होता, बी रिएक्टेंट है हमारे पास उसका कोफिशिएंट बी होता, और सी प्रोडक्ट का कोफिशिएंट सी होता, और डी प्रोडक्ट का कोफिशिएंट डी स्मॉल डी होता। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट थे तो उनको हमने पावर में ले जाना था। मतलब सी की जो कंसंट्रेशन है उसका जो कोफिशिएंट है वो ऊपर आ जाएगा पावर में, डी की जो कंसंट्रेशन है उसका जो कोफिशिएंट है ये ऊपर पावर में चला जाएगा, डी आ जाएगा। इस तरह ए का कंसंट्रेशन जो है ए स्मॉल ए वो पावर में चला जाएगा। इस तरह बी की जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल बी इसकी पावर में चला जाएगा। तो यहाँ हम के सी का डेफिनेशन बनेगी कि दी कंसंट्रेशन equilibrium constant is a ratio of the product of concentration of products raised to the power of coefficient। के मतलब जो हमारी प्रोडक्ट होती है, हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसका हम प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब है कि जो हमने रिएक्टेंट लिए थे, मतलब हमारे पास ए प्लस बी था जो के सी प्लस डी बना है, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट दोनों है ये इनकी हमने मोलर कंसंट्रेशन लेनी है। मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट को हमने मोलर कंसंट्रेशन शो किया हुआ है, ये आपको मैं लास्ट टाइम भी बताया था। और ये हमारी जो प्रोडक्ट होगी इसका हम मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, और मोलर कंसंट्रेशन के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, उनकी प्रोडक्ट बन जाएगी। ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो अगर वो जो उनका कोफिशिएंट है रेज टू दी पावर ऑफ कोफिशिएंट, और जो उनका कोफिशिएंट होगा उसकी पावर, वो अगर हम पावर में लें उसको, सी का कोफिशिएंट सी होगा, स्मॉल सी होगा, डी का कोफिशिएंट स्मॉल डी होगा। अगर उनको पावर में लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर नीचे क्या हमारे पास क्या आएगा?
रिएक्टेंट नीचे हमारे पास आएंगे। और इसके बाद हम क्या लेंगे, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। और फिर इनकी हम कोफिशिएंट लेंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। इनकी कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इन दोनों की जो रेशियो होती है उसको हमने कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसकी जो प्रोडक्ट होगी कोफिशिएंट जो पावर में होगा उसके साथ, उसको हमने कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना। तो ये आगे इसका फार्मूला है, डेफिनेशन ही है तो इसकी, प्रोडक्ट के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसे अगर हम प्रोडक्ट ले लें, एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगी इनकी दोनों की प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, के उनकी जो कोफिशिएंट होंगे उनकी पावर के साथ, कैपिटल सी की स्मॉल सी, कैपिटल डी की स्मॉल डी होगी हमारी कोफिशिएंट। ठीक है। डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के हमारे पास जो रिएक्टेंट थे ए और बी, इनकी जो कंसंट्रेशन होगी उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें, उसकी प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास। और उनके कोफिशिएंट्स में ए का कैपिटल ए का स्मॉल ए, कैपिटल बी का स्मॉल बी, तो इन दोनों का जो रेशियो होगी उससे हमने कहा हुआ है के सी। ठीक है। अब हमारा अगला इसका टॉपिक था इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के सी क्या है। अब इसके यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी आगे होती हैं। व्हेन के सी हैज़ नो यूनिट, यहाँ तो के सी का यूनिट हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। अब के सी का यूनिट कब होगा वो हम देखेंगे, कब नहीं होगा सॉरी, व्हेन के सी हैज़ नो यूनिट। के सी हैज़ नो यूनिट इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इन ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ अगर मोल की तादाद बराबर होगी तो वहाँ के सी का यूनिट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है HI2 प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है हमारे पास। अब एक मोल हमने आयोडीन का लिया है, एक मोल ही हमने लिया है हाइड्रोजन का। ठीक है। दोनों का हमने एक एक मोल लिया है, तो एक मोल इसका एक मोल इसका, ये दोनों दो मोल हो गए हैं। और हमारा जो मतलब दो मोल हमारी रिएक्टेंट मिले आपस में और हमारे पास दो मोल ही क्या बना है, प्रोडक्ट बनी है। अब दोनों तरफ देखें, इधर भी दो मोल हैं, इधर भी टू मोल ही हैं, दोनों तरफ टू मोल हैं, तो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं हमारे पास मोल की मिकदार, तो इसलिए के सी का यूनिट यहाँ नहीं होगा। अब इसको हम देखते हैं इक्वेशन के अंदर पुट करके। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, के सी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हमने ये पढ़ा हुआ है फार्मूला के सी का। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इनकी जो वैल्यू होगी यूनिट्स की वो पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि के सी का यूनिट होता है कि नहीं होता। हमें पता है कि जो हमारा एक्टिव मास होता है उसका यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। अगर हम ये यूनिट इस क्वेश्चन में पुट करें, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए इसमें अगर फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करें मोल पर डीएम क्यूब, तो हमारे पास यूनिट के सी का अगर होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। मसलन हमारे पास है के सी, तो यहाँ हम प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। आपको पता है यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये 2 इसकी क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो यहाँ जो 2 हमारा है इसकी पावर में आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे आएगी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट आएंगे, तो रिएक्टेंट यहाँ दो हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब हमारे यहाँ रिएक्टेंट क्या है, वो है दो, हाइड्रोजन और आयोडीन। अगर हम यहाँ इनकी भी कंसंट्रेशन पुट करें तो क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, ये हाइड्रोजन के लिए होगी हमारी। और इसके बाद हमने आयोडीन के लिए पुट करनी है, वो भी मोल पर डीएम क्यूब।
चूँकि इनका जो इनकी जो है हमारे पास कोफिशिएंट वो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो यहाँ इसलिए हम पावर में 1 1 ही लेंगे। चूँकि इसका 2 था पावर में प्रोडक्ट का, तो हमने यहाँ 2 लिया। तो अब हम इसको हल करें मज़ीद, तो ये एक ये है इसकी पावर, एक ये, दोनों प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो दोनों ये इसके साथ कैंसिल हो गई। जब ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो गई हैं, यानी इसकी एक पावर थी, इसकी पावर दोनों ऐड होके ये दोनों के साथ कैंसिल हो गई हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, नो यूनिट। तो इस केस में केसी का यूनिट कोई नहीं हमारे पास नहीं आया। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी जिसमें केसी का यूनिट कोई नहीं होता, इसी केसी का यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन बराबर थी। यानी कि हमारे पास जो दो रिएक्टेंट थे, एक मोल हाइड्रोजन का था, एक मोल आयोडीन का था, तो दोनों दोनों ने मिला के 2 मोल हमारे पास बना दिए। और अगर हम प्रोडक्ट देखें वो भी हमारे पास 2 मोल आए थे, दोनों तरफ बराबर मकदार आ रही है उसकी जो मोल की, तो इसलिए हमारे पास केसी का यूनिट नहीं है। तो इसलिए हमने क्या साबित किया कि जब दोनों तरफ केसी हैज़ नो यूनिट इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ साइड, कि जब दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल होंगे, इधर भी 2 मोल होंगे, इधर भी 2 मोल होंगे, या इधर भी 1 मोल होगा, इधर भी 1 मोल होगा, बराबर मोल की मकदार होगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, तो केसी का यूनिट नहीं होगा, जो कि हमने अभी साबित किया है। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन थी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे हमारा केसी का यूनिट कोई नहीं आता। हमारे पास एक इक्वेशन और होती है, N2 प्लस O2 2NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो इसमें 1 मोल नाइट्रोजन का है, 1 मोल ही ऑक्सीजन का है, तो 1 मोल इसका 1 मोल इसका, दोनों का 2 मोल हो गया, यानी 2 मोल प्रोडक्ट का हमारा हो गया, सॉरी रिएक्टेंट का हमारा हो गया, वो हमारा 2 मोल ही प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, तो दोनों मोल बराबर आ रहे हैं, इसलिए इसका यूनिट भी कोई नहीं होगा, नो यूनिट उसका भी होगा। इस क्वेश्चन का भी केसी का यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ मोलर कंसंट्रेशन बराबर आ रही है, मोल की मकदार बराबर है, इधर भी 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि केसी का यूनिट कब होता है। केसी है यूनिट्स इन रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। ऐसी इक्वेशंस, ऐसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि जिसमें दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ जो हमारी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है अमोनिया की जो प्रिपरेशन होती है, हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल होंगे और हमारे पास 1 मोल होगा नाइट्रोजन का। तो जब ये आपस में रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, हमारे पास 2 मोल हमारे पास अमोनिया के बन जाएंगे। ठीक है ना, हमारे पास 3 मोल हमने हाइड्रोजन ली हुई है, ठीक है ना, 3H2 प्लस N2, तो इन दोनों को मिलने से क्या बना हमारे पास 2NH3। आप इधर देखें ज़रा, हाइड्रोजन के 3 मोल हमने लिए हुए हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल है हमारे पास, 3 और 1 कितने, 4 मोल हो गए हमारे पास। 4 मोल हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट हमारी कितने मोल बनी है, 2 मोल हमारे पास प्रोडक्ट बनी है। तो ये 4 मोल हैं, ये 2 मोल हैं, ये बराबर नहीं ना आ रहे, तो इसलिए यहाँ केसी का यूनिट होगा। तो कैसे होगा देखते हैं हम पुट करके फार्मूले के अंदर। फार्मूला वही हमारे पास है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ अमोनिया है, तो यहाँ पुट करें मोल पर DM³, इसकी जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो वो 2 पावर में चला जाएगा यहाँ। हमारे पास रिएक्टेंट कौन से 2 हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनकी पुट करेंगे हम मोल पर DM³। हाइड्रोजन के लिए पुट किए तो हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो वो 3 पावर में ले जाएंगे। इसके बाद आगे नाइट्रोजन का पुट करेंगे हम मोल पर DM³। तो नाइट्रोजन की जो कोफिशिएंट वो 1 है, तो यहाँ हम 1 ही लिख देंगे। तुम्हारे पास क्या आया, मोल पर DM³, इसकी पावर 2 है हमारे पास, और इन दोनों को अगर हम मिला दें, 3 इसकी है 1 इसकी, तो दोनों को मिला के 4 होगी हमारे पास, उनको इकट्ठा लिख देंगे मोल पर
डी एम क्यूब, इसकी 4 होगी, तो 2 से कट गई, तो हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास 2 है, ये 2 से कट गया हमारे पास, हमारे पीछे पीछे क्या बच गया, 1/मोल डी एम क्यूब। तो जो 4 में से 2 तो कट गया था हमारे पास, पीछे 2 हमारे पास रह गया ऐसे। तो अगर हम इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, मोल डी एम क्यूब। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो प्लस थी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई करें तो क्या हमारे पास आएगा, मोल, हमारे पास क्या आएगा, अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास क्या आएगा, मोल पर स्क्वायर और डी एम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास 3 2 6 हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हमारे पास केसी का यूनिट हमारे पास ये आ गया है। तो इस इक्वेशन में केसी का यूनिट हमारे पास आ गया है, क्योंकि दोनों तरफ मोल की तादाद बराबर नहीं थी, इधर रिएक्टेंट के 4 मोल थे, प्रोडक्ट के 2 मोल थे। तो इस केस में केसी का यूनिट हमारे पास क्या आया है, मोल पर स्क्वायर और डी एम 6, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यूनिट इसका आ गया है, ठीक है। हमारे पास और भी क्वेश्चन होती हैं जिसके अंदर केसी का यूनिट आता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास है, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन है एक, PCl3 + Cl2, हमारे पास क्या बनेगा, PCl5। अगर इसमें देखें तो इसमें 1 मोल इसका है, PCl3 का है, 1 मोल Cl2 का है, तो हमारे पास कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए दोनों के, मतलब रिएक्टर के हमारे पास 2 मोल हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो 1 मोल बनी है, 1 मोल हमारे पास प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, 2 मोल है। तो दोनों तरफ मोल की मतलब बराबर नहीं है, इधर 2 मोल है इधर 1 मोल है, इसी इसका केसी का यूनिट भी होगा। इस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन और है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है 2NO2, जब ये मिलता है तो हमारे पास बनता है N2O4। अब इसमें भी रिएक्टेंट के 2 मोल हैं और प्रोडक्ट के हमारे पास 1 मोल है, तो इसमें भी बराबर नहीं है, ये 2 मोल है ये 1 मोल है, इसलिए यहाँ भी केसी का यूनिट होगा। तो हमने क्या यहाँ सीखा है कि केसी का यूनिट कब होता है, कि जब दोनों तरफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों तरफ उनकी मिकदार बराबर नहीं होती, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो उनकी मोल की मिकदार है जो बराबर नहीं होती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ जो मोल की मिकदार है वो बराबर ना हो तो केसी का यूनिट होता है, अगर बराबर हो तो केसी का यूनिट नहीं होता। तो यही चीज़ हमने हमने आज पढ़ी है कि केसी का यूनिट कब होता है और कब नहीं होता, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इसको ज़रूर लाइक करें, और मज़ीद अगर कोई सवाल हो इसके बारे में तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक्स।